नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो निकाय चुनाव का दूसरे और आखिरी चरण का प्रचार थम चुका है। दूसरे चरण में 5 नगर निगम 40 नगर पालिकाओं के लिए वोट डाले जाने हैं। मॉनसून में वोटिंग निर्वाचन आयोग के सामने चुनौती भी है। इस बार निकाय चुनाव प्रचार का जिम्मा पार्टी दिग्गजों ने संभाला। अंदाजे प्रचार ऐसा कि विधानसभा चुनाव के रंग भी भूल जाएं। प्रचार में मुद्दे भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक जा पहुंचे। आखिर सियासी दलों का निकाय पर इतना फोकस क्यों? निकाय के नतीजे क्या सियासी दिग्गजों की किस्मत तय करने जा रहे हैं? और क्या निकाय के परफॉर्मेंस से हैसियत तय होगी पार्टी सांसदों और विधायकों की? दिग्गजों का दम दिखाएगा कितने रंग? इन्हीं सारे सवालों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एमपी में 2 चरणों में हो रहे निकाय चुनाव का 13 जुलाई को वोटिंग का दूसरा और आखिरी चरण है। प्रचार के आखिरी दिन भी दिग्गजों ने पूरा दम लगाया। सीएम शिवराज से लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रचार के आखिरी मिनट तक मैदान में डटे रहे। मकसद शहरों में पार्टी की सरकार बनाना। मध्य प्रदेश में शायद यह पहला ऐसा निकाय चुनाव हो जिसमें पार्टियों ने केंद्रीय नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों तक को मैदान में उतार दिया। अभिनय की दुनिया छोड़ सियासत से नाता जोड़ने वाले सेलिब्रिटी भी मैदान में उतरे। वैसे प्रचार के आखिरी क्षणों तक दिग्गज जुबानी तीरों की बौछार करते रहे। विकास के मुद्दों पर बात ना करें, बेरोजगारी पर बात ना करें, कृषि क्षेत्र पर बात ना करें। आजकल तो शिवराज सिंह जी का भाषण कमलनाथ पर होता है कि कमलनाथ ने ये कर लिया, वो कर लिया, और सब झूठ। उनको स्वप्ने में भी कमलनाथ दिखता है, सभाओं में कमलनाथ दिखता है। ये अपनी बात कहें, इनको चिंता हमसे क्यों है? अपनी बात कहें कि ये मेरी उपलब्धियां हैं, ये बेरोजगारी मैंने ऐसी दूर करी, किसानों का दुख मैंने ऐसे दूर किया। ये सब बात तो करेंगे नहीं। विभिन्न विषयों पर बात करेंगे कि हमेशा इनका नैरेटिव एजेंडा चेंज करने का प्रयास रहता है कि जनता का ध्यान मुड़े। कांग्रेस का जमाना जरा याद करो। हम रहती भोपाल से भैरूदा नहीं आ पाते थे। अगर चलते थे तो गाड़ी खाए हिचकोले, हट्टा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। पता है कि नहीं है? कहीं के मेहमान नस्लागंज जाते थे तो रिश्तेदार गाली देते थे, कब फंसा दिया, हड्डियां भी टूट गई और गाड़ियां भी टूट गई। सड़कों पर नहीं चलते थे, खेतों में चलना पड़ता था। और सड़क भी बनती थी तो क्रिकेट की पिच की तरह, कभी 2 मीटर में डामर बिछा दिया, कभी 1 मीटर में डामर बिछा दिया। आप देख रहे हैं अब केवल मुख्य मार्ग तो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। तो दूसरे चरण में 13 जुलाई को 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए मतदान होने जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है पहले चरण में हुई गड़बड़ियां दूसरे में नहीं होंगी। इधर सियासी दलों ने जिस अंदाज में प्रचार कैंपेन चलाया, पूरी ताकत झोंकी, अमूमन विधानसभा चुनाव में भी ऐसा नजारा देखने को कम मिलता है। ऐसे में सवाल, क्या निकाय नाक का सवाल बन गए हैं? क्या निकाय के बहाने निशाने पर आगामी 2023 विधानसभा चुनाव हैं? तो क्या शहर की सरकार से तय होगा विधानसभा का रास्ता? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो निकाय की दूसरे और आखिरी चरण की जंग 13 जुलाई को वोटिंग होनी है। तैयारियां पूरी हैं, प्रचार खत्म हो चुका है। अब वक्त है डोर टू डोर प्रचार का। लेकिन इससे पहले तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाते रहे, बताते भी रहे कि कैसे पूरी ताकत न केवल कांग्रेस ने झोंकी, बीजेपी ने भी झोंकी। खुद जो पार्टी प्रमुख हैं उन्होंने जिम्मेदारी संभाल रखी थी। केंद्रीय नेताओं को, मंत्रियों तक को मैदान में उतार दिया गया। और इसी से सवाल उठा कि आखिर निकाय चुनाव इतने अहम हो कैसे गए, या फिर क्यों हो गए इतने अहम? हालांकि नेता हर चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हैं, लेकिन आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं जब फोकस नजर आता है सियासी दलों का। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़े हैं। प्रवक्ता कांग्रेस भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। और भूपेंद्र गुप्ता जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। आपने भी पूरा फोकस रखा प्रचार प्रसार में, बीजेपी ने भी फोकस रखा। ये बताइए, इन चुनाव के नतीजों से या निकाय के जो नतीजे आएंगे, कांग्रेस के लिए क्या बदलने जा रहा है?
नहीं, कांग्रेस तो जी। जो है हमारे पास एक भी निकाय नहीं था, जी तो जो भी है हमारे लिए तो गेन है, हमारी जो है हमारे जो संगठन को सुव्यवस्थित करने का मौका इसके माध्यम से मिला है। और हम जो है हमारी तैयारी 2023 को लेकर इस चुनाव के माध्यम से हुई है। आज जनता के सामने जो है इश्यूज सामने आ गए हैं, किस तरह से पूरा मध्य प्रदेश जो है बर्बादी के हाल पर जो है 16, 17, 18 साल में चला गया है कि आज घरों में पानी भर रहा है गले गले तक, फर्स्ट फ्लोर डूबी हुई हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैंने विकास की गंगा बहा दी। इनके डंके बज रहे हैं विदेशों में, वाशिंगटन से अच्छी सड़कें लोगों को दिख गई कि वाशिंगटन में कितनी अच्छी सड़कें होंगी। ये भी मध्य प्रदेश को पता लग गया किस तरह से गरीब बच्चों के साथ लूट ठगी हुई है, किस तरह से बच्चों की जो है स्कॉलरशिप खा गए हैं, किस तरीके से जो है लोगों का आज हालत ये है कि एक बच्चे को अपने भाई का शव लेके बैठना पड़ता है और जो है एक मंत्री की सिफारिश से उसको एम्बुलेंस मिलती है। मंत्री यहाँ से फ़ोन करता है, फिर एम्बुलेंस भेजी जाती है। ये परिस्थिति जिस प्रदेश में पैदा हो चुकी है, उस जुल्म, ज्यादती और सितम वाले प्रदेश में आज जनता जो मैंडेट देगी वो मैंडेट जो है भविष्य का मैंडेट है। और एक जो कहना चाहिए एक पूरी की पूरी नस्ल जी जिस भाषा में आज जनता से बात कर रही, आपके घर में कोई मरता है भाजपा का जो छोटा छोटा नेता कहता है कि अच्छा हुआ मुक्ति हो गई, मर गए, मोक्ष हो गया, ये भाषा है। हर घर में जो है हर गरीब के घर में किसी की मौत मैयत होती है, 4 आदमी रोने वाले होते हैं, उन 4 आदमियों का भी दिल दुखाते हो आप। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच, अशिष्टता और भाषा, इस सब का जवाब जनता देने वाली है। ठीक है, ठीक है। दिव्या गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं और साथ ही मृगेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। बहुत स्वागत है मृगेंद्र जी आपका। दिव्या जी, जो जिक्र बार बार हो रहा है, ऐसा क्या हो गया इस बार के निकाय चुनाव में कि आपको तमाम दिग्गजों को केंद्र से मंत्री बुलाने पड़े, आपको केंद्रीय नेताओं को बुलाना पड़ा, आपको सेलिब्रिटी को बुलाना पड़ा? प्रशांत जी, मैं हमेशा कहती आई हूँ कि ये जो चुनाव होते हैं, चुनाव को चुनाव की तरह लिया जाना चाहिए। ये समर है, ये युद्ध है और इसमें जीतना और जीत और हार सिर्फ 2 ही चीज हैं। तो जीत अवश्य में होनी चाहिए, क्योंकि आपको यदि सिस्टम को सुधारना है, सिस्टम के साथ चलना है, सिस्टम में अपने काम क्रियान्वयन करने हैं। क्योंकि जो लोग देश विरोधी गतिविधि करते हैं, जो लोग राष्ट्र हित में बात नहीं करते हैं, जो लोग राष्ट्र अहित का सोचते हों, जो सिर्फ अपना ही अपना स्वार्थ सोचते हों, यदि आपको उन पर अंकुश लगाना हो तो सिस्टम के साथ रहना बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए जरूरी है कि चुनाव को चुनाव की तरह कह रहे थे कि सिस्टम में तो आप लोग बहुत पहले से हैं जी, विकास हुआ नहीं। जी नहीं, विकास अगर भूपेंद्र जी को नहीं दिखाई देता हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मायोपिक विजन जरूर है। क्योंकि विकास जिस तरह से मध्य प्रदेश को हमको सौंपा गया था, उसके बाद से जो विकास की गंगा बही है, मेरे ख्याल भूपेंद्र जी उसके खुद ही उसके चश्मदीद गवाह होंगे। जहां पे सड़कों का जाल बिछा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी तेजी से रफ्तार में गति आई है, जो जिस तरह से लाडली लक्ष्मी का जो उत्थान हुआ है, जिस तरह से हम सब देखते हैं कि प्रदेश में सब तरफ एक खुशहाली का माहौल है, वो शायद उनको नहीं दिखता हो। वो ना भी दिखे, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम है उंगली उठाना। और अगर आप स्वतंत्र, अगर प्रजातंत्र में हम हैं और आप विपक्ष अच्छी उंगली नहीं उठाएगा तो हमको काम करने में मजा भी नहीं आएगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आप विपक्ष में रहकर उंगली उठा रहे, लेकिन हमें ये मालूम है कि हमने क्या क्या अच्छा करा है और बहुत अच्छी बात है। और इसमें जितने आपने अगर कहा कि केंद्र से दिग्गज आए, तो वो हमारे प्रदेश के ही मंत्री हैं और प्रदेश के ही लाडले हैं। तो प्रदेश के अगर लाडला वापस अपने प्रदेश में आता है और प्रचार प्रसार करता है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी नहीं है जो केंद्र से आए या कोई करे। जो बाकी जो उनके कैंडिडेट्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको तो लिटरली बल्कि अकेला अनाथ छोड़ दिया गया है। कमलनाथ ने अनाथ बना दिया है और वो कहीं से कहीं उनके प्रचार प्रसार में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसा भी दिन है कांग्रेस। ठीक है, इस लाइन पे जवाब लूंगा मैं भूपेंद्र जी का। भूपेंद्र जी आऊंगा मैं आपके पास। मृगेंद्र जी, खैर मनोज तिवारी भी आए थे, आप जिक्र कर रही थी कि प्रदेश के लाल हैं। मृगेंद्र जी, एक बात, बहुत अच्छी बात भूपेंद्र जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी तो तैयारियां 2023 की हैं, उसी लिहाज से निकाय चुनाव लड़े जा रहे हैं। देखिए 2023 की तैयारी के हिसाब से निश्चित रूप से उसके पहले के सेमीफाइनल अगर कहें तो कोई संयोग नहीं होगी, क्योंकि अगले 1 साल बाद सरकार के पास काम करने के लिए मात्र 13 महीने बचेंगे। 14वें महीने में आचार संहिता लग जाएगी।
तो निश्चित रूप से सेमीफाइनल होंगे। लेकिन इन चुनावों को अगर अपन विधानसभा से जोड़ के देखें तो पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव अलग मुद्दों पर होते हैं, ये चुनाव अधिकतर स्थानीय मुद्दों पर होंगे। फिर दूसरी बात, सत्तारूढ़ पार्टी जो भी होती है निश्चित रूप से उसको इसमें फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा इसलिए मिलता है कि जो भी पार्षद जीतेगा, महापौर जीतेगा, नगर परिषद अध्यक्ष, नगर पंचायत सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जो भी होते हैं, तो हर आदमी सोचता है अगर सत्ता से जुड़ेंगे तो विकास कुछ काम होंगे, कुछ और लोग के भलाई के काम होंगे, तो वो होते। अगर इसको अपन सेमीफाइनल का सही, लेकिन ये कहें कि जो परिणाम इसमें आए हैं वही विधानसभा में आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं, हर चुनाव अलग मुद्दे पर लड़ा जाता है। ये पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय प्रत्याशियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वो चुनाव पार्टी के आधार पर, पार्टी टिकट पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत कुछ उम्मीदवारों, जैसे अगर वोट की प्रतिशत की बात करें कि इतने कम मतदान हुआ, तो इसके लिए मुझे लगता है बहुत सारे लोग भी जिम्मेदार हैं, बहुत सारे उम्मीदवार भी जिम्मेदार हैं, पार्टियां भी दोनों जिम्मेदार हैं कि जिसके कारण मतदान नहीं हुआ। जी, लेकिन मृगेन जी, आप कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे होते हैं, यहाँ तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक पर चर्चा हुई है, एक दूसरे पर मसलों को भी उठाया गया, प्रहार किया गया। देखिए, जब स्थानीय मुद्दों पर जवाब देने के लिए कोई बात नहीं होती किसी के पास, तो इसी तरह के मुद्दे उठाए जाते जनता का ध्यान भटकाने के लिए। जबकि वास्तव में चुनाव ये होना चाहिए कि स्थानीय समस्या की, नाली है कि नहीं है, सड़क है कि नहीं है, सीवेज सिस्टम ठीक है कि नहीं है, बिजली के बल्ब जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं, समय पर पानी मिल रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा, ये मुद्दे आप उठा के देखें दोनों पार्टियों से गायब हैं। इसलिए कि किसी भी पार्टी की अगर बात करें, ये आप देखिए दोनों पार्टियां, कोई भी पार्टी हो तो इसके पहले घोषणा पत्र जारी करती है, घोषणा पत्र ये हमारा, हम इसके आधार पर काम करेंगे। अगर हम कहते हैं पिछले 20 साल के घोषणा पत्र उठा के आप देखिए, जिन पार्टियों, चाहे जिस पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की, वो 20 साल पुराने उठा के तो उसमें भी अभी तक नहीं हुआ होगा। आप बहुत बड़ी बातें की जाती है, डेवलपमेंट की बात की जाती है, बताइए महानगरों के मास्टर प्लान तक अभी तक नहीं आया। अगर मास्टर प्लान नहीं, शहरों का विकास कैसे होगा? जी, ठीक बात है। भूपेंद्र गुप्ता जी, शायद आप जवाब भी देना चाहें दिव्या गुप्ता जी का। दूसरी बात यह कि नाक का सवाल क्या बना लिया है सियासी दलों ने, कांग्रेस के लिए भी क्या मरो या करो या मरो वाली स्थिति है? अगर निकाय चुनाव भी अच्छा नतीजा नहीं आया तो एक परसेप्शन गलत ना बन जाए। देखिए, जिनकी नाक का सवाल है जी, वो तो रोते फिर ही रहे हैं सब जगह, गांव-गांव। वो तो लड्डू और जो है इमरती तक की बातें कर रहे हैं। जिनने 18 साल यहाँ सेवा की है प्रदेश की, बड़े खिदमतगार हैं, उनकी आप हालत तो देखो कि वो कोई एक काम गिना पा रहे हैं सिवाय रोने के। ये मध्य प्रदेश की सूरत है। अभी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 98,963 स्कूल हैं, उनमें से जो है 95,102 शालाओं में प्रयोगशाला नहीं है। ये साइंस पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश को। 13,78,000 बच्चे शाला त्यागी हैं मध्य प्रदेश में। ये 18 साल की इनकी परिश्रम है। 18 घंटे काम करके इन्होंने जो ये मध्य प्रदेश बनाया है, जिसका अभी जो है हमारी दिव्या जी दिव्य वाणी में प्रचार कर रही थी, इनसे पूछें तो जरा कितने स्कूल बंद हो गए हैं। गरीब बच्चों को आप पढ़ाना नहीं चाहती हैं। अभी जो हाई जो उच्च शिक्षा का क्षेत्र है, 10 लाख बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, अभी उसकी टेक्स्ट बुक्स नहीं है। सरकार ढूंढ रही है उन लेखकों को जो इनकी किताबें लिख सकेंगे। इन बेशर्मी की, इसके लिए शर्म भी नहीं आती इनको कि ऐसा मध्य प्रदेश बना रहे हैं। ये इनका विकास है कि जो है 10 लाख बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है और सरकार के पास भी नहीं है प्रिंटेड, और वो ढूंढ रहे हैं कि किससे लिखवाएं ये किताब ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सके। ये मध्य प्रदेश इनने बनाया 18 साल 18 घंटे परिश्रम करके। और जो बातें ये कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी का मैं आपके पैकेज में भाषण सुन रहा था, भैरूंदा अकेले यही बोलते हैं, आज तक नसरुल्लागंज को भैरूंदा नहीं बना पाए इतने सालों में। घोषणा इनकी जो है कब की है जरा पता करो आप। और जिस सड़क की ये बात कर रहे हैं, उस सड़क के पैसे कमलनाथ जी ने दिए थे। वो हमारी जो है हम जबलपुर तक की पूरी सड़क जो है वो किसने बनवाई है, इसकी ज़रा जो है ये बातें कर रहे हैं, हिचकोले खा रहे हैं, कमर टेढ़ी हो रही है, ये बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। उन्हें याद करना चाहिए कि उन्हीं के राज्य में जब दतियाँ आई थी हेमा मालिनी, तो उनको क्या हुआ था? उन्होंने बयान दे के कहा था कि जो है ये सड़कें हैं। उनकी कमर को क्या हुआ था ये ज़रा बताएं। ये तो उनका तो सार्वजनिक बयान है। ये मध्य प्रदेश के जो विकास की ये जो झूठी कहानी है, ये जो अमेरिका में वाशिंगटन की सड़कों से शुरू हुई थी, उसकी जो है एक आध जवाब तो दें। चलिए, अच्छी बात है कि सड़कों पर गड्ढों पर बात होनी चाहिए, चूंकि निकाय चुनाव है, मसला कई बार अंतर्राष्ट्रीय तक आ जाते हैं। दिव्या गुप्ता जी,
एक और दूसरी लाइन पर भी ले जाना चाह रहा हूं और आपसे समझना चाह रहा हूं, चूंकि इतना फोकस है, पार्टियों के नेताओं की भी जिम्मेदारी तय की हुई है, तो क्या इसी आधार पर फिर भविष्य में टिकट भी देंगी पार्टी? आपकी पार्टी को लेकर भी सवाल है ये। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसको आप इस ढंग से आकलन करेंगे कि कौन किसका किस तरह का प्रचार रहा या किसका आकलन रहा, किसने किसको कितने टिकट दिए थे, उस हिसाब से उसके कैंडिडेट जीते कि नहीं जीते, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं हर चीज में। इसलिए किसी का आकलन इस बात से करना कि उसका कैंडिडेट जीता कि नहीं जीता, ये पार्टी का चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि नेता कदावर रहता है, उसका जो जमीनी पकड़ है वो बहुत अलग ढंग से आकी जाती है। पार्टी में हर चीज का एनालिसिस बहुत अलग ढंग से होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि एक चर्चा हुई थी आप सभी के कि नेशनल विषय क्यों उठ के आ गए और उन विषयों को क्यों निकाय चुनाव में उठ के आना पड़ा या उनको क्या जिक्र हुआ। तो इसलिए जिक्र हुआ क्योंकि इस सारे चुनाव के बीच में अगर उदयपुर जैसी घटना घटती है और उस घटना के बारे में जिक्र नहीं होता है तो वो भी तो बहुत अन्याय होगा, क्योंकि हमने ये देखा कि वहां पे किस तरह से प्राश्रय मिला है, किसकी सरकार है, किसने प्राश्रय दिया, किस तरह से उसका आकलन हुआ, तो उसका जिक्र अगर नहीं आएगा तो दिव्या जी वो मसले ठीक है, उन्हें विधानसभा लोकसभा चुनाव में उठने दीजिए ना। निकाय चुनाव में बेहतर होता कि लोकल मसले होते, आम जनता की छोटी छोटी समस्याएं होती। भूपेंद्र गुप्ता जी कम शब्दों में जवाब, इसके बाद के पास जाऊंगा। लेकिन वो घटना बहुत मौजूद थी। हाँ, एक सेकंड, वो घटना बहुत मौजूद थी और मौजूद होने के बावजूद ये पता था कि कांग्रेस की सरकार है। उदयपुर जैसी घटनाएं बहुत निंदनीय हैं, हीनियस हैं, घृणास्पद हैं, और उससे भी ज़्यादा घृणास्पद ये है कि उदयपुर जैसी घटना के कसाई भाजपा ही हैं। इसकी जो है जवाब क्यों नहीं देती? क्यों आपकी पार्टी के सदस्य हो, क्यों आपके मंत्री उसको लिए घूमते हैं? आपके भाजपा ही हैं, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। आपका मंत्री एक्सेप्ट कर चुका है, झूठ मत बोलिए, आपका मंत्री एक्सेप्ट कर चुका है, आपका नेता स्वीकार कर चुका है, आप जो है झूठ मत बोलिए, आपका नेता एक्सेप्ट कर चुका है, झूठ मत बोलिए। माफी चाहूंगा, वक्त की थोड़ी सी कमी है, माफी चाहूंगा। ब्रिगेन जी मसले पर लौटते हैं जी। ठीक है भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी रिक्वेस्ट है सर। साहब ये बयान स्वीकार कर चुके हैं और आप अभी भी वहीं खड़ी हैं। ठीक है भूपेंद्र जी रिक्वेस्ट है, आखिरी टिप्पणी ब्रिगेन जी वाकई में क्या हैसियत तय होगी क्या विधायकों की, सांसदों की, नेताओं की, कि आपके क्षेत्र में जिनको आपने टिकट दिलाए वो जीते या नहीं जीते? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में दोनों पार्टियां ये कह चुकी हैं कि अगर पार्टी हारी तो उसकी जिम्मेदारी विधायकों की होगी, सांसदों की। निश्चित रूप से अगला जो टिकट दिया जाएगा 1 साल बाद, अगर वहां हारती है तो निश्चित रूप से उन सब चीज, ये तो नहीं कह सकता टिकट उनका कट जाएगा, क्या होगा, लेकिन उन सब बातों को ध्यान रखकर ही टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और अब इंतजार बस 13 तारीख का है, दूसरे चरण की वोटिंग होनी। आशा की जानी चाहिए कि जो पुरानी गलतियां हुई थी वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी दूसरे चरण की वोटिंग में। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, दिव्या जी, मृगेन जी, धन्यवाद आपका। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।